Hello everyone, I hope you all are doing really well. Welcome to this channel. And today we will learn DP. But before that, a big shout out to Newton School who have made this video possible. And I'll suggest you to visit their website and check out like how they're actually helping people to get placed in different tech companies. So just check out their website. Okay, so let's start the topic dynamic programming. Now let us see कि DP क्या चीज़ है और DP हम क्यों करते हैं और DP के फ़ायदे क्या हैं. ठीक है, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग और वी से इट एज DP. तो बेसिकली ये है क्या? लाइक DP इज़ बेसिकली यू कैन से एन ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ रिकर्शन. ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपको DP सीखनी है तो आपको उसके लिए रिकर्शन आनी चाहिए. ये बिल्कुल ही ज़्यादा नेसेसरी है. तो DP के लिए यू मस्ट नीड टू स्टडी रिकर्शन. ठीक है, अगर आपको रिकर्शन आती है तभी आप DP सीखें. अगर नहीं आती है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले रिकर्शन सीख लें देन DP सीखें. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, DP इज़ एन ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ रिकर्शन. ठीक है, तो वो क्या करता है, बस रिकर्शन को ऑप्टिमाइज़ कर देता है. ठीक है, लाइक आपको पता होगा रिकर्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एक्सपोनेंशियल टाइम्स में होती है और DP उसको यू कैन से इजीली पॉलिनोमियल टाइम में ले आता है. ठीक है, और एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दे देता है इन पॉलिनोमियल टाइम. ठीक है, सो दिस इज़ DP. एंड अब हम देखते हैं आगे. ओके गाइस, सो लेट्स सी कि DP ऑप्टिमाइज़ कैसे करता है रिकर्शन को. मैंने आपको ये तो बता दिया कि DP जो है एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ रिकर्शन है. तो बट उसको वो ऑप्टिमाइज़ कैसे करता है. ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे पास कोई भी एक रिकर्शन प्रॉब्लम है. पहले मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूँ, फिर मैं उसके बाद एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके और थोड़ा सा उसको आपको एग्जाम्पल लेके बताऊँगा. ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक रिकर्शन प्रॉब्लम है. आपको पता होगा रिकर्शन प्रॉब्लम में एक रिकर्शन ट्री बनता है. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ दिस रिकर्शन ट्री. रिकर्शन ट्री वो होता है कि जो आपको बताता है कि आपके फंक्शन कहाँ कहाँ से कॉल हो रहे हैं और फंक्शन किस किस को कॉल कर रहा है और कैसे कैसे कॉल कर रहा है. और जब तक वो बेस कंडीशन तक नहीं जाता है तब तक वो फंक्शन को कॉल करता रहता है एंड देन इट रिटर्न्स बैक द रिजल्ट बेसिकली. तो लेट्स से मैंने एक बहुत ही सैम्पल ट्री ले रहा हूँ. लेट्स से एक फंक्शन है f एंड जो कि एक x पैरामीटर के साथ है एंड वो अपने दो फंक्शंस को यू कैन से कॉल कर रहा है कुछ भी अलग पैरामीटर के साथ. कुछ भी अलग पैरामीटर होगा. ठीक है, सिमिलरली ये भी फंक्शन जो है ये भी लेट से दो फंक्शन को कॉल कर रहा है कुछ अलग पैरामीटर के साथ. ये भी अलग पैरामीटर के साथ कॉल कर रहा है. ठीक है, एंड ये भी कुछ पैरामीटर के साथ कॉल कर रहा है एंड ये भी कुछ पैरामीटर के साथ कॉल कर रहा है. ठीक है, तो लेट से ये ऐसे कॉल करते रह रहे हैं. ठीक है, अब होता क्या है कि रिकर्शन जो है ये पूरी एक ट्री बनाता है जिसे हम कहते हैं और इससे जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होता है वो मैं फाइनल में आंसर देता है. ठीक है, तो DP क्या करता है, इसको ऑप्टिमाइज़ करता है. ऑप्टिमाइज़ कैसे करता है कि अभी तो मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिया बट अब मैं आपको एक बार बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि अगर ये जो ट्री है इसमें आप देख रहे होंगे कि कोई कॉल्स जो हैं वो डुप्लीकेट कॉल्स हो रही हैं. ठीक है, डुप्लीकेट मीन्स कि जो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं आप वो देख रहे होंगे कि वो जो पैरामीटर है वो सेम आ रहे हैं. ठीक है, कई कॉल्स में. ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी. ठीक है, तो DP क्या करता है, इन ये जो फंक्शन कॉल्स हैं जो सेम तरीके से जो सेम पैरामीटर के साथ कॉल हो रहे हैं कि अगर एक बार उसकी वैल्यू कंप्यूट हो गई DP क्या करेगा, एक कैश बनाएगा. ठीक है, जिसको हम मेमोराइजेशन भी कहते हैं. तो एक कैश बनाएगा जिसमें वो क्या करेगा, उस पैरामीटर के लिए उस पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर कर लेगा ताकि उसको पता चल जाएगा यार कि इस ये जो पैरामीटर है इस फंक्शन का इसकी वैल्यू ये है. तो अब हम एग्जांपल देखते हैं, फिबोनाची का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम समझेंगे कि ये ट्री कैसे बनती है और कौन कौन सी कॉल्स को वो कैश करेगा, मेमोराइज़ करेगा. ठीक है, जिसके बेसिस पे वो रिकर्शन को ऑप्टिमाइज़ कर देगा. ओके यार, तो अब देखते हैं कि फिबोनाची का एग्जांपल फिबोनाची DP से कैसे ऑप्टिमाइज़ करी जा सकती है फिबोनाची सीरीज़. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि जिनको नहीं पता है कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है तो उनके लिए मैं पहले एक बार बता दे रहा हूँ कि फिबोनाची सीरीज़ इज़ लाइक बेसिकली अगर मैं इसका एक रेकरेंस रिलेशन लिखूँ कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है तो दिस इज़ सिंपली अ फिबोनाची सीरीज़. ये क्या बता रहा है कि जो भी अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ का nth टर्म चाहिए तो आपको उसके पिछले दो टर्म्स का प्लस करना पड़ेगा तो आपको उसका nth टर्म मिल जाएगा. इसका मतलब लेट से अगर मेरे पिछले दो टर्म्स क्या हैं 1 और 1 हैं तो ऑब्वियस ही बात है तो ये वाला टर्म जो होगा 2 हो जाएगा. ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज शुरू कैसे होती है, सबसे पहले नंबर आता है 0.
देन आता है 1, ठीक है। तो यू कैन से इट एज F0 एंड F1, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्चुअल फिबोनाची सीरीज़ है आपको यहाँ से F2 से दिखती है, ठीक है। तो यू कैन से लाइक ओके, सो व्हाट इज़ F2, ठीक है। F2 जो कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे 2 रख देंगे F2, तो इट वुड बी F1 एंड F ऑफ 0। सो F1 एंड F ऑफ 0 इज़ एक्चुअली 1, तो F2 हो जाएगा 1। सिमिलरली F3 क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो F1 मीन्स F3 लाइक F2 प्लस F1, तो ये हो जाएगा 2। सिमिलरली ये हो जाएगा 3 एंड सिमिलरली ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये सिमिलरली आगे कंटिन्यू होती है फिबोनाची सीरीज़। ओके ओके यार, तो आप क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फिबोनाची का और उसको एक बार रिकर्सिव सोल्यूशन में उसका लिखता हूँ, फिर देखते हैं डीपी उसको एक्चुअली में कैसे ऑप्टिमाइज़ करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक पाइथन में छोटा सा फंक्शन बनाऊंगा जिसमें फिबोनाची का nth नंबर कैलकुलेट हो रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव अ डेफ फिबो एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया n, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया अगर मेरा n जो है 0 है तो ऑब्वियसली बात है मुझे 0 रिटर्न करना है, ओके। और एलिफ अगर मेरा n 1 है तो मुझे रिटर्न करना है 1, ओके। और एल्स मुझे ऑब्वियसली बात है सिंपल सा मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है फिबो ऑफ n-1 प्लस फिबो ऑफ n-2, ठीक है। तो मुझे ये मेरा जो हो गया बहुत सिंपल सा फंक्शन हो गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको बस थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, इसको आप शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक इफ़ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, सॉरी ठीक है, n इक्वल्स टू 1, तो आप सीधा वहाँ पे रिटर्न कर दें n, ठीक है। और आपका बाकी जो होगा सिस्टम वो वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब इसको आप इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि हर वक्त फिबो जो हो रहा है कि अगर n की वैल्यू 0 1 नहीं होगी तो ये रिकरेंस रिलेशन कॉल होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसका आपको ट्री बना के दिखाता हूँ कि भाई ट्री बनाने से इसका आपको पूरा आइडिया लग जाएगी कैसे फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने लिया फिबो ऑफ लेट्स से 4 लेते हैं, थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा फिबो ऑफ 4, ठीक है, जो कि कॉल करेगा क्या फिबो ऑफ एक्चुअल में n-1 विच इज़ 3 एंड इट विल कॉल देन फिबो ऑफ 2, ठीक है, n-2। फिबो ऑफ 3 का कॉल करेगा फिबो ऑफ एक्चुअली 2 एंड ई का कॉल करेगा फिबो ऑफ एक्चुअली 1, ठीक है। और ये होगा फिबो ऑफ 1 एंड फिबो ऑफ 0, ठीक है। और ये क्या कॉल करेगा फिबो ऑफ 1 एंड फिबो ऑफ 0। यार तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, वैसे तो ये हमारी बेस कंडीशन है, ठीक है। तो इसके बाद नहीं, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो दो ये जो चीज़ें हैं, ये जो फिबो 2 है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, यानी 2 बार कॉल हो रहा है, और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने भाई एक बार कैलकुलेट कर लिया, उसका आंसर सेम ही रह रहा है, ठीक है, कॉल में, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इसका थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं तो जिससे आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा। लेट्स से आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, अब हम लेते हैं फिबो 5, तो आपको उससे और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। फिबो 5 लिया मैंने, फिबो ऑफ 4 एंड यू नो फिबो ऑफ 3। सिमिलरली ये क्या बनाएगा फिबो ऑफ 3 एंड ये बनाएगा फिबो ऑफ 2। ये क्या बनाएगा फिबो ऑफ 2 एंड फिबो ऑफ 1। सिमिलरली ये बनाएगा लाइक फिबो ऑफ 1 फिबो ऑफ 0। ये इसके बाद क्यों नहीं कॉल कर रहा है, क्योंकि ये बेस कंडीशन है तो ऑब्वियसली बात इसका कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा। सिमिलरली ये यहाँ पे बनाएगा ये वाली ट्री एग्जैक्टली यहाँ बना देगा और ये वाली ट्री यहाँ एग्जैक्ट 2 वाली ट्री यहाँ बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी रिकर्सिव कॉल बन गई, यहाँ पे जो ये 3 वाली रिकर्सिव कॉल है, अगर वो यहाँ पे एक बार मैंने कैलकुलेट कर ली, मैं यहाँ पे क्यों दोबारा कैलकुलेट करूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 2 एक बार कैलकुलेट कर लिया तो मुझे यहाँ भी कैलकुलेट नहीं करना, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो ये डीपी क्या करेगा, इसमें इस चीज़ को कैश कर लेगा, इस चीज़ को मेमोराइज कर लेगा, चाहे वो आप लाइक ऑब्वियस सी बात है, आपको इसके लिए एक मैप की ज़रूरत होगी, एक यू कैन से काइंड ऑफ अ हैश मैप, ठीक है। आप उसको किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लाइक पाइथन में मैं जो यूजुअली इम्प्लीमेंट करता हूँ वो डिक्शनरी से करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने क्या किया, मैंने एक मैप ले लिया, हैश मैप ले लिया, जिसमें क्या किया मैंने, जो की है वो की मैंने इसकी पैरामीटर कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इस पैरामीटर, ये पैरामीटर हर एक पैरामीटर की एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है। तो इस पैरामीटर की ये वैल्यू हो जाएगी, तो जिससे आप इजीली मैप से ले पाते हैं। आपको पता है कि मैप से वैल्यू अगर आपको कोई रिट्रीव करनी है कोई की से, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूँगा, फिबो ऑफ 3 को जब मेरा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, मैं इसको यहाँ से, अगर जैसे ही कैलकुलेट हुआ मैं इसको यहाँ पे कैश कर लूँगा, मैं इसको मेमोराइज कर लूँगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे फिबो ऑफ 3 यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो मैं देख लूँगा ये क्या ये मेरे कैश में अवेलेबल है। अगर ये मेरे कैश में अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा उसको कि भाई तू तो कैश में अवेलेबल है, ठीक है, तू मुझे वहीं से रिजल्ट दे दे, ठीक है। तो फिबो ऑफ 3 का रिजल्ट मुझे वहाँ से ईजिली मिल जाएगा, मुझे इसके लिए कोई भी ये अलग से ट्री बनाने की तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उसका रिजल्ट वहाँ से ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको इसका एक्चुअली मतलब डीपी का सोल्यूशन कैसे होगा, मैं आपको एक बार वो लिख के बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डीपी का सोल्यूशन फिबोनाची में कैसे होगा, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले नॉर्मल तरीके से मैं लिखता हूँ कि नॉर्मल जो फंक्शन था वो क्या था, ठीक है, डेफ फिबो ऑफ एन, ठीक है। मैं वहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, लाइक इफ़ एन इज़ इक्वल टू 0 और एन इक्वल्स टू 1 रिटर्न एन। यार मैं यहाँ पे पाइथन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पाइथन अच्छे से आती है, तो मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको लैंग्वेज से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यार देखो सोल्यूशन तो मतलब जो लॉजिक है वो तो हर जगह सेम है, बस उसके जो सिंटैक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप जो भी करते हैं C++ करते हैं, जावा करते हैं, तो आप उसको अपने तरीके से सोल्यूशन को लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो मैंने कर दिया यहाँ पे रिटर्न फिबो n-1 प्लस फिबो n-2, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे हो गया बेसिकली, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे रिकर्सिव सोल्यूशन हो गया। अब मुझे इसको डीपी में चेंज करना है। मैंने क्या बोला, डीपी क्या करता है, उस सोल्यूशन को कैश कर लेता है, ठीक है। अगर वो कॉल्स, अगर वो जो भी कॉल्स है जो ट्री में कॉल्स हो रही हैं, अगर वो रिपीटेटिव कॉल्स हो रही हैं, वो क्या करेगा कि एक बार जो कॉल होगी उसको कैश कर लिए, जिससे अगर वो कॉल दोबारा होती है आगे किसी ट्री में, लेट से अगर होती है, तो वो क्या करेगा, उस कैश से वो वाला आइटम उठा लेगा और उसको सेव कर देगा, और उसको मतलब वहीं से उठा लेगा और उसको जस्ट रिटर्न कर देगा। अगर वो कैश में नहीं है तो वो उसको वहाँ पे सेव करेगा, अगर है तो वहाँ से आइटम रिट्रीव करके रिटर्न कर देगा, जस्ट सिंपल एज इट इज़, ठीक है। सिंपल कैश, जो कैश का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वही यहाँ पे एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मैं कैश लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट से यहाँ पे n है, ठीक है, लेट से मेरे पास एक डिक्शनरी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी लेता हूँ जिसका मैं नाम यहाँ पे आपको कैश ही लिख देता हूँ, जिससे आपको कैश का आइटम मिल जाएगा। डिक्शनरी मैं पहले बताता हूँ, डिक्शनरी पाइथन में होता है, बट लाइक आप अगर C++ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप मैप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जावा करें तो हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सीन किया। मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर दूंगा कि अगर मेरा जो n है, ठीक है, इफ़ n इन कैश, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर मेरा जो n है वो अगर कैश में अवेलेबल है, ठीक है, अगर मेरा n जो है कैश में अवेलेबल है, यानी मेरा जो वाला पैरामीटर कैश में अवेलेबल है, तो मुझे वहीं से वैल्यू रिटर्न कर दे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, या इससे पहले लिख दूंगा रिटर्न कैश एंड। मैं आपको एक बार इसको आईडी पे भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली कोड से आइडिया, कोड का आइडिया लग जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया, और मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं करने के बजाय मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे वैल्यू लूँगा और मैं उसको कैश एन में स्टोर कर लूँगा। मुझे पता है यार ये जो वैल्यू है वो किसकी है, वो एन की है, वो फंक्शन के एन, जब पैरामीटर में एन पास हो रहा है तो उसकी वैल्यू है, मैं उसकी कैश में वाली वैल्यू स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने अगर उसमें उसकी वैल्यू स्टोर कर ली तो मैं आराम से रिटर्न करता हूँ। मैंने कहा भाई मैं उसके बाद में रिटर्न कर लूँ, क्योंकि मैंने अब वो चीज़ यहाँ पे सेव कर ली है, ठीक है। मुझे अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने उसको रिटर्न कर दिया,
ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे, अगर मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताऊँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी वैल्यू आ रही थी एन वाली, मैंने उसको यहाँ पे कैश कर लिया। मुझे पता है कि एन की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, ये तो मैं इस बेसिस पे कैश कर सकता हूँ, ठीक है, इस बेसिस पे मैं कैश कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कैश कर लिया, ठीक है। तो जिस बेसिस पे मैंने उसकी वैल्यू स्टोर कर ली, अगर वो कैश में वैल्यू अवेलेबल है तो मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू वहीं से रिट्रीव कर ली। अगर अवेलेबल नहीं है तो मैंने क्या किया, उसको पहले मैंने सेव कराया, ताकि अगर फ्यूचर में मुझे उसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो मैं उसका यूज़ कर पाऊँ। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बस यही है, बेसिकली में यही है कि वो क्या करता है कि अगर वो जो सब प्रॉब्लम है, बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं, इसे सब प्रॉब्लम कहते हैं, कि अगर वो सब प्रॉब्लम पहले अगर हो रखी है, ठीक है, मैं उसको दोबारा ना करके उसको जस्ट उसके कैश से उठा लूँ, ताकि मेरे को मतलब दोबारा कैलकुलेशंस ना करने पड़े, वो जो कंप्यूटेशन प्रोसेस पावर लगेगी मेरे को, वो ना दोबारा लगानी पड़े, एक बार मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो डीपी इज़ जस्ट इन सिंपल वे दिस, ठीक है। अगर आपसे मतलब डीपी कोई भी इस तरीके से पूछता है तो वो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। डीपी का जो जो डेफिनेशन है वो जस्ट सिंपल ये है कि हम उसको किसी तरीके से उसका जो सब प्रॉब्लम्स है वो हम स्टोर कर, उसको हमने स्टोर कर लिया ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सकें। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी कि प्रोग्राम में हम कैश कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक्चुअल आईडी में प्रोग्राम लिखा है, तो मैं न्यूटन स्कूल की आईडी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम है एग्जैक्टली लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल टाइम इट का यूज़ किया है, जिससे मैं प्रोग्राम की टाइम कितना ले रहा है उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ टाइम कितना ले रहा है प्रोग्राम, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे सेम प्रोग्राम लिखा है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिबो ऑफ 5 प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि 5 प्रिंट हो रहा है, और जो उसके जो नीचे प्रिंट हो रहा है वो वहाँ पे प्रिंट हो रहा है टाइम कितना ले रहा है, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा एडिट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो एक्चुअल में टाइम कितना लेगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू प्रिंट हो गई, मेरे पास टाइम प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे ये किया, मैंने यहाँ पे फिबो 5 की जगह मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेट्स मैंने कर दिया यहाँ पे फिबो ऑफ 30, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर मैं फिबो ऑफ 30 लिख रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो वैल्यू है वो इतनी आ रही है, ठीक है, और जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 0.284 यूनिट्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इस टाइम को, जो कि मैंने आपको बताया डीपी क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है। कि डीपी कैसे रिड्यूस करता है, उसके जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसको कैश कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है, ठीक है। अभी मैं इसके दोनों डीपी के 2 अप्रोचेस के बारे में बताऊंगा इसके बाद, ठीक है, बट अभी के लिए आप बेसिक अप्रोच देखो जो डीपी को मेमोराइज कर देता है, ठीक है। तो जो मतलब बेसिकली सब प्रॉब्लम्स को मेमोराइज कर देता है, कैश कर देता है, और हम उसको रीयूज करते हैं, उसको दोबारा कैलकुलेट ना करने के बजाय, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कैश बनाया, ठीक है, जो कि डिक्शनरी है, जो पाइथन जानते हैं उनको पता होगा डिक्शनरी। आप सिमिलरली किसी भी लैंग्वेज में मैप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने देखा भाई इफ़ एन इन कैश, इसका मतलब ये कि अगर वो पैरामीटर की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट हो रखी है तो वो कैश में स्टोर होगा, क्योंकि मैं अगले लास्ट लाइन में उसको स्टोर भी करूँगा, ठीक है। मैंने देखा इफ़ एन इन कैश, तो मैंने लिखा यहाँ पे इफ़ रिटर्न कैश एन, यानी मेरे को वो वैल्यू रिटर्न कर दे भाई, सीधी बात है, ठीक है। और अगले में अगर मैं गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश एन इक्वल्स टू फिबो ऑफ एन माइनस वन प्लस फिबो ऑफ एन माइनस टू। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस एन की वैल्यू को कैश में स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे क्यों आया होगा, अगर इसकी वैल्यू मतलब ये इस लाइन तक क्यों पहुंचा होगा, अगर उसकी वैल्यू कैश में नहीं मिली होगी, इसका मतलब वो कैलकुलेट करना चाहेगा उसकी वैल्यू, तभी वो नीचे आया होगा, ठीक है। तो वो कैश में वैल्यू स्टोर करेगा कैलकुलेट करने का, क्योंकि मुझे वो स्टोर करना है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने उसको कर दिया रिटर्न कैश ऑफ एन, ठीक है, यानी जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई मैंने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो वैल्यू जो है वही है, बट आप देख पा रहे होंगे टाइम में कितना ज़्यादा गैप आ गया, क्योंकि ये 10⁻⁻5 में चला गया टाइम, जो कि आप पिछले वाला जो था आई गेस 0.2 के राउंड था, तो ये 2 इंटू 10⁻⁵, जो आपकी आप कैलकुलेटर से होगी 0.000 समथिंग लाइक दैट बनेगा, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा लेस है। तो डीपी ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लेस कर दिया इसके टाइम को, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको एक्चुअल वैल्यू शो करके दिखा दी, बट लेट्स से कि मुझे मैथमेटिकली भी प्रूव करना है कि भाई टाइम लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं उस चीज़ को भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो अगला पार्ट होगा इसमें अभी वीडियो में, तो उसमें हम ये करेंगे कि टाइम को एक बार मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखेंगे भाई टाइम कैसे रिड्यूस हो रहा है एक्सपोनेंशियल टाइम से। मेरा मतलब टाइम जो मेरा क्या कहते हैं, जो मेरा फिबोनाची सीरीज़ का कैलकुलेशन टाइम था वो मेरा पहले एक्सपोनेंशियल था, बट अब जाके वो कम हो गया है, ठीक है। तो एक बार उसको देखते हैं। तो यार अब देखते हैं फिबोनाची का हम मैथमेटिकली टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि वो इतना टाइम एक्चुअली में कैसे ले रहा है, ठीक है, पहले वो देखते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले मतलब इसमें मैं बिल्कुल बेसिक लाइक यूज़ करूँगा, बिल्कुल बेसिक मैथ्स, और आपको आइडिया लग जाएगा इजीली कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स से मुझे जो टी ऑफ एन है वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे टी ऑफ एन माइनस वन का टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, टी ऑफ एन माइनस टू का टाइम पता होना चाहिए, और कुछ कांस्टेंट टाइम लग रहा होगा। ठीक है, कांस्टेंट टाइम मीन्स कैसे आया कि ये कुछ मैं वहाँ पे इफ़ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, मैंने मान लिया वो सी एक कांस्टेंट टाइम ले रहा है, ठीक है, जो कि हर प्रोसेस हर कॉल में सेम होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे पता है कि यार अगर n बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, n अगर बहुत ज़्यादा लार्ज है तो यू कैन से दैट कि टी एन माइनस वन वुड बी ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू टी एन माइनस टू। मैंने मान लिया कि यार कि कंपेयर कर सकता हूँ, मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा ऐसे टी ऑफ एन इक्वल्स टू टू ऑफ टी एन माइनस वन प्लस सी। ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो बेस कंडीशन है यानी इसकी टी ऑफ ज़ीरो वो वन है, क्योंकि पहले के लिए वन ही चाहिए, तो मैंने मान लिया कि बेस कंडीशन इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे पता है कि टू टी इतना है। अब मैंने यहाँ पे इसको अगर मैं एन की जगह एन माइनस वन रख दूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा टू ऑफ टी एन माइनस टू प्लस सी। ठीक है, अब मैं इसको इसमें इस इक्वेशन में टी ऑफ एन माइनस वन की जगह रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या बनेगा, टी ऑफ एन इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे टू था, यहाँ पे आया टू ऑफ टी एन माइनस टू प्लस सी। ठीक है, तो ये बन गया टी ऑफ एन इक्वल्स टू एक्चुअल में फोर ऑफ टी एन माइनस टू प्लस थ्री सी। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर मुझे पता है कि अगर मैं उसकी जगह एन माइनस टू रख देता तो मुझे पता होता है कि जो बेसिकली टी ऑफ एन माइनस टू आ रहा है तो वो क्या आता, टू ऑफ टी एन माइनस थ्री प्लस सी। तो सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, टी ऑफ एन इक्वल्स टू, तो मैंने फोर की जगह रख दिया टू ऑफ टी एन माइनस थ्री प्लस थ्री सी। ठीक है, तो इसके बाद क्या बना, ये बन गया फोर टू ज़ा एट टी एन माइनस थ्री, और ये बन गया यहाँ पे सेवन सी। यार अब मेरे पास कुछ दो इक्वेशन है, मैं इसको किसी तरीके से जनरलाइज करने का ट्राई करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा टी ऑफ एन इक्वल्स टू, ये हो गया टू की पावर अराउंड यू कैन से के लेट से, और मैंने यहाँ पे किया एन माइनस के प्लस ये हो गया टू टू दी पावर के माइनस वन सी। अगर मैं एक बार चेक करता हूँ के की वैल्यू एक बार वन रख के, के की वैल्यू एक बार मैं टू रख के देता हूँ, के की वैल्यू टू रखी मैंने, तो ये हो गया फोर एन माइनस टू विच इज़ थ्री सी, जो कि ये वाली इक्वेशन बन गई। और अगर मैं के की वैल्यू थ्री रखूँ तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास जो बन रहा है आउटकम वो ये वाली इक्वेशन बन रही है, टी एन इक्वल्स टू टू के टी एन माइनस के प्लस टू के माइनस वन सी। बहुत ईजिली आपको आई गेस समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वैल्यू रिप्लेस की, फिर मैंने उस इक्वेशन को एक बार तरीके से जनरलाइज कर दिया जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इसमें क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ट्राई करते हैं एक बार कैलकुलेट करने कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अगर मुझे पता है कि यार टी ऑफ ज़ीरो इज़ मुझे पता है यार वन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो टी ऑफ ज़ीरो मुझे पता है वन है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एन इक्वल्स टू के करना पड़ेगा एक बार। अगर मैं एन इक्वल्स टू के रखता हूँ तो मुझे पता है कि यार ये जो चीज़ है ये तो ज़ीरो हो जाएगी, तो मुझे इसकी वैल्यू तो मिल जाएगी क्योंकि टी ऑफ ज़ीरो मुझे पता है वन है। तो मैंने क्या किया, टी ऑफ यहाँ पे एन इक्वल्स टू के रखा। ठीक है, तो ये हो गया के की जगह लेट से मैं एन रिप्लेस कर दूँ, टी ऑफ ज़ीरो प्लस हो गया टू टू दी पावर एन माइनस वन सी। ठीक है, तो ये जो भी होगा ये भी कुछ बेसिकली मान लो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, और ये जो हो गया टू की पावर एन हो गया प्लस टू की पावर एन माइनस वन सी। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ मिला के देखूँ, ठीक है, आई नो थोड़ा हॉच पॉच हो गया, अब थोड़ा नीचे देखते हैं। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन थी वो ये बन गई। ठीक है, ये बन गई मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी। ठीक है, एंड इसको यू कैन ईजिली जनरलाइज टू, आपको पता जाएगी टी एन जो हो जाएगा वो ऑलमोस्ट नियर टू 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 दी पावर एन ही होगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं बहुत ही ज़्यादा वो ले रहा हूँ कि रफ एस्टिमेशन ले रहा हूँ कि इससे आपको पता जा रहा है कि जो टी की पावर जो टी एन है वो टू की पावर एन टर्म्स में ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कैलकुलेशन उसी से हो रही है। ऑलमोस्ट वहाँ पे एक छोटा सा कांस्टेंट है तो वो कुछ सी ऐड करके हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ओपन भी कर दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा सी टू टू दी पावर एन माइनस सी, और ये बन जाएगा टू टू दी पावर वन प्लस सी
और माइनस सी, तो ये ऑब्वियसली बात है 2 टू द पावर n टर्म्स में ही मोटा मोटा जा रहा है, ठीक है। तो यानी टी एन जो हो गया वो सिमिलर, वो ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, 2 टू द पावर n, एंड 2 टू द पावर n इज एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो रिकर्शन अगर आप करेंगे तो इससे आपको ये प्रूफ हो जाता है कि 2 टू द पावर n विल बी यू कैन से एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फिबोनाची की ये होगी मेरे पास एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगर मैं इसे रिकर्शन से करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रिकर्शन से करता हूँ तो इसकी हो जाएगी एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। इस करके हम डीपी का यूज़ करते हैं अगर हमें वो कॉल्स मतलब को रिपीट नहीं करना, उन सब प्रॉब्लम्स को रिपीट नहीं करना, तो हम उसको कैश कर लेते हैं, फिर हम उसको कैश करके यूज़ करते हैं, ठीक है। सिमिलर अब हम कैश कैसे करते हैं कि हमें जो फंक्शन में जो पैरामीटर्स जा रहे हैं, ठीक है, हम वो देखते हैं यार कि वो पैरामीटर की वैल्यूज़ चेंज होने की वजह से हम डिफरेंट की फॉर्मेट बनाते हैं, जिसकी वजह से हम उसे कैश करते हैं, जो कि हम आगे आने वाले प्रॉब्लम में देखेंगे। बट आपको फिबोनाची इससे थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हम कैश कैसे करते हैं, ठीक है। तो और उससे अगर हम डीपी से करेंगे, डीपी नहीं आ गया उसको लीनियर टाइम में से कंप्यूट कर दिया। लीनियर टाइम में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार जो स्टेट कैलकुलेट हो गई है वो दोबारा कैलकुलेट नहीं हो रही है। कि लेट से अगर एफ ऑफ 3 कैलकुलेट हो गया तो वो 3 दोबारा कैलकुलेट नहीं हो रहा है। इस करके लेट से मैं एफ ऑफ 5 करता हूँ तो 5 4 3 2 1 एक एक करके कैलकुलेट हुआ होगा, ठीक है, जिससे मुझे 3 बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसने बस कैश में से पिक कर लिया होगा। तो इस करके मुझे पता चलता है कि वो जो डीपी ने क्या किया, मुझे वो लीनियर टाइम में दे दिया रिजल्ट। तो ये हो गया कैशिंग। तो आप इसको फॉर लूप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि डीपी के 2 अप्रोचेस देख लेता हूँ जो मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है। तो वन इज़ दी टॉप डाउन, ठीक है। तो जो हमने अभी किया इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट जो होती है वो होती है बॉटम अप, ठीक है। तो जो सबसे मतलब आपको लगेगा कि जो हमने अभी किया बॉटम अप, टॉप डाउन थी, जो हमने अभी किया वो थी टॉप डाउन। टॉप डाउन बेसिकली क्या होता है कि हमने एक बड़े प्रॉब्लम को लिया, हमने उसे ब्रेक करते 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 उसके सब प्रॉब्लम्स निकाले और सब प्रॉब्लम्स का हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया, फिर जाके हमने उसका मेन प्रॉब्लम पे हमने मेन का सोल्यूशन दे दिया। बेसिकली हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, फिर हम उसे ब्रेक करते करते गए और हमने छोटे उसके पार्ट का सोल्यूशन निकाला, फिर हमने उसे जो प्रॉब्लम थी उसका आंसर दे दिया। और बॉटम अप में क्या होता है, हम स्मॉल से शुरू करते हैं, हम पहले छोटे छोटे आंसर निकालते हैं, फिर हम बड़े पहुंचते हैं। टॉप डाउन में क्या होता है, हम पहले बड़े को ब्रेक करते 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 छोटे जाते हैं, फिर उसे कैलकुलेट करते करते हम बड़े का रिजल्ट दे देते हैं। तो ये होता है टॉप डाउन बॉटम अप, ठीक है। तो अगर मैं फिबोनाची का बॉटम अप बोलूँ तो आप उसको वो तो बिल्कुल बेसिकली हो जाएगा, वो तो बिल्कुल बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा कि लेट से आपने क्या किया, आपने एक एरे ले लिया, ठीक है, और लेट से आपने क्या किया कि यहाँ पे 0 स्टोर कर लिया, यहाँ पे 1 स्टोर कर लिया। अगर आपको इसका रिजल्ट निकालना है, आपने क्या किया, इन दोनों का सम यहाँ पे स्टोर कर लिया। फिर आपको इसका रिजल्ट निकालना तो आपने इन दोनों का सम यहाँ पे स्टोर कर लिया। इसका निकालना है तो इन दोनों का सम आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया। इसका निकालना है आपने इन दोनों का सम यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो ये एक लीनियर टाइम का हो गया, क्योंकि आपको बस एरे को ट्रैवर्स करना और उसका रिजल्ट निकालना है। तो ये बहुत ज़्यादा, इसको हम कहते हैं बॉटम अप, क्योंकि हम छोटे शुरू हुए, हमने उसकी मदद से आगे तक रिजल्ट निकाल दिया। और अगर मैं टॉप डाउन की बात करूँ, टॉप डाउन में बेसिकली हमने क्या किया, पहले हमने एग्जैक्टली तरीका यूज़ किया था कि फीबो ऑफ लेट से हमने 5 कैलकुलेट किया, फिर हम उससे ट्री बनाते गए, हम बिल्कुल उसके डेप्थ तक गए, फिर हम उसका रिजल्ट कैलकुलेट करते करते हमने उसके बड़े जो प्रॉब्लम था उसका रिजल्ट दे दिया। ये होती है टॉप डाउन। और जो हमने यहाँ पे जो मैंने एरे वाला सोल्यूशन बताया, ये एक बार खुद से ट्राई करिएगा कैसे करना, ये बहुत ईजी, आपको बस एरे बनाना है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आपको फीबो ऑफ 2 कैलकुलेट करना है तो आपको उसके पिछले 2 टर्म्स का सम प्लस करना है, तो वो बिल्कुल एक सिंगल फॉर लूप होगा जिससे आपको उसका रिजल्ट निकल जाएगा, जो कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। बट जो बेस्ट जो मतलब जिससे मैंने सीखा था वो था टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि टॉप डाउन जो होता है एक बहुत ही मतलब नेचुरल वे में उसका आंसर आता है। बॉटम अप में थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, तब जाके बॉटम अप्रोच भी हम सीखेंगे। बट जो सबसे पहला अप्रोच आपके दिमाग में आना चाहिए वो होना चाहिए टॉप डाउन, क्योंकि टॉप डाउन आपको पता है कि आपको रिकर्शन लिखना है, उसके बाद आपको उसको बस कैश करना है और उसका रिजल्ट आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टॉप डाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके यार, सो आई गेस आपको इस वीडियो से डीपी का बेसिक आइडिया लग गया होगा कि डीपी क्या है, ठीक है। बेसिकली वो एक कैश करता है सब प्रॉब्लम्स को, और ताकि मुझे वो कॉल्स दोबारा ना करनी पड़े, ठीक है। अगर आपको किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम को डीपी में कन्वर्ट करना है तो बेस्ट वे इज़ कि आप उसका ट्री बनाएं, ठीक है। उसका जो ट्री स्ट्रक्चर होता है वो बनाएं कि फंक्शंस कैसे 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 कॉल हो रहे हैं, और आपको लगा कि अगर वहाँ पे रिपीटेटिव कॉल हो रहे हैं तो मैं उसको कॉल को दोबारा क्यों कर रहा हूँ,
मुझे उसको एक बार कैश करके सेव करके बस मैं रिजल्ट दे दूँ आगे, ठीक है। तो बस आपको ये वाली चीज़ देखनी है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये चीज़ कवर करेंगे कि डीपी की प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज़ क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज़ कैसे करते हैं, डीपी की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो अच्छी प्रॉब्लम है जिसको हम प्रैक्टिस करके डीपी के बारे में जान पाएंगे। तो हम अगली वीडियो से सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे एक टॉप डाउन अप्रोच कि बिल्कुल जो जनरल तरीके से अगर हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम को तो वो किस तरीके से सॉल्व करना है, तो डैट इज़ बिल्कुल टॉप डाउन। और अगर आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो बेस्ट तरीका ये हो कि आप टॉप डाउन वे में आंसर दें, क्योंकि दैट सीम्स लाइक मोर जेन्युइन वे, ठीक है। और मतलब दैट इज़ लाइक मोर जेन्युइन। हाँ, मतलब उससे आपने रिकर्शन सोल्यूशन लिखा, फिर आपने उसको कैश किया, तो बहुत अच्छा भी लगता है इंटरव्यूअर को, हाँ यार इस बंदे ने मतलब एक अलग ही अप्रोच से सॉल्व किया। अगर आप बॉटम अप कर दें, अगर आपको आता है तो ठीक है आप बॉटम अप कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि पहले आप टॉप डाउन करें, फिर अगर आपको उसे चेंज करना है बॉटम में तब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही लाइक नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि डीपी की प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कैसे करें। डीपी की अगली प्रॉब्लम जो कि कॉइन चेंज वाली प्रॉब्लम है, जो बहुत फेमस प्रॉब्लम है, हम उसको देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम डीपी से। और उससे सबसे पहले हम सिमिलरली वही करेंगे, सबसे पहले हम टॉप डाउन लिखेंगे, फिर हम बॉटम लिखेंगे। तो इससे हमें दोनों अप्रोचेस का आइडिया हो जाएगा कि दोनों अप्रोचेस काम कैसे करती हैं। So I hope you like the video. So just subscribe to the channel and stay tuned for the next coming videos. Thank you.